बंगाल में द्वैत शासन, द्वैत शासन के दोष, द्वैत शासन का अंत, द्वैत शासन के जनक, द्वैत शासन का समय। तो आइए दोस्तों, मैं कृष्णकांत शर्मा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं आपके ही यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विद केके में। और इस सेशन के माध्यम से हम जानेंगे द्वैत शासन के बेसिक्स, कंसेप्ट्स। और मेरा एक प्रयास है कि इस सेशन के माध्यम से आप किसी भी एग्जाम्स में, चाहे वह यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वह किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, इस सेशन के बाद आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी इस टॉपिक से संबंधित, मेरा एक ऐसा प्रयास है कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। द्वैत शासन क्या है, इस सेशन के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। द्वैत शासन की जनक जो कि लियोनिक कार्टिस, आई रिपीट, लियोनिक कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। ये नाम आप ध्यान से सुन लीजिए, लियोनिक कार्टिस, ठीक है। द्वैत शासन का प्रारंभ लॉर्ड क्लाइव जो बंगाल के गवर्नर बन के आए, जब दूसरी बार लॉर्ड क्लाइव जब दूसरी बार बंगाल के गवर्नर बनकर आए, तब उन्होंने द्वैत शासन का प्रारंभ किया, ठीक है। तो प्रारंभ किसने किया, जनक कौन है, जनक लियोनिक कार्टिस। और इस द्वैत शासन को जो बंगाल में लगाया गया वो थे लॉर्ड क्लाइव, जो कि बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। नेक्स्ट है द्वैत शासन की समाप्ति। द्वैत शासन की समाप्ति वारेन हेस्टिंग्स ने की थी 1772 में, 1772 में, ठीक है। और आखिर में जब द्वैत शासन प्रणाली को 1935 के अधिनियम द्वारा भारत से बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये थे हमारे की पॉइंट्स। अब हम द्वैत शासन के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो बंगाल में द्वैत शासन, इसका दोस्तों समय रहा था 1765 से 1772 तक। बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की, ठीक है, जिसमें दीवानी मीन्स राजस्व वसूलने, दीवानी का मतलब है राजस्व वसूलने, दीवानी मीन्स राजस्व वसूलना। और निजामत मीन्स पुलिस एवं न्यायिक कार्य, निजामत मीन्स पुलिस एवं न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गई। दीवानी और निजामत दोनों क्या आ गए, कंपनी के नियंत्रण में आ गई। कंपनी ने दीवान के रूप में दीवानी अधिकारों को और डिप्टी सूबेदार को, दीवानी अधिकारों को और डिप्टी सूबेदार को नियुक्त करके निजामत अधिकारों का प्रयोग किया, ठीक है। क्या बोला मैंने, दीवानी और निजामत, राजस्व वसूलने और पुलिस एवं न्याय कार्य दोनों कामों को कंपनी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। कंपनी ने दीवान के रूप में दीवानी अधिकारों का और डिप्टी सूबेदार को नियुक्त करके निजामत अधिकारों का प्रयोग किया। कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य, कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य हासिल किए और निजामत कार्य बंगाल के सूबेदार से प्राप्त किए। कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य हासिल किए और निजामत कार्य बंगाल के सूबेदार से प्राप्त किए, ठीक है। द्वैत शासन इसलिए कि प्रशासनिक दायित्व तो सिर्फ बंगाल के नवाबों पर था, जबकि राजस्व वसूली का जो दायित्व था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर था, ठीक है। तो इसी को द्वैत शासन प्रणाली बोला गया कि जो प्रशासनिक दायित्व तो बंगालों के नवाबों पर था और राजस्व वसूली का जो दायित्व था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। प्रशासन की रीढ़ अर्थ जो होता है वो वित्त होता है, किंतु 1765 ईस्वी के अगस्त महीने में, 1765 ईस्वी के जो नेक्स्ट मंथ था
स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था के अनुसार वित्त अर्थात कर वसूली का अधिकार कंपनी को मिला, जबकि प्रशासन नवाब के हाथों में बने रहने दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि नवाब और कंपनी दोनों की अलग अलग स्वतंत्र सत्ता थी, यही द्वैध शासन था। नवाब और कंपनी दोनों की अलग अलग स्वतंत्र सत्ता थी। दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाने से कंपनी की स्थिति में आमूल परिवर्तन हो गया। दीवानी का कार्य मालगुजारी के साथ साथ आंशिक रूप पर न्याय करना भी था। रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बंगाल के गवर्नर बनकर आए, उन्होंने दीवानी का भार बंगाल में मोहम्मद रजा खां तथा बिहार में राजा सिताब राय नामक 2 भारतीय अधिकारियों को सौंपा। प्रमुख दीवानी कार्यालय मुर्शिदाबाद और पटना में स्थापित किए गए। शासन प्रबंध और फौजदारी के मामलों को सुलझाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक देना निश्चित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाबों को 53 लाख रुपए वार्षिक देना निश्चित किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया। और शासन प्रबंध और फौजदारी के मामलों को सुलझाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाबों पर 53 लाख रुपए वार्षिक देना निश्चित कर दिया। उस समय बंगाल का नवाब, जो कि अल्प वयस्क था, मतलब कि उम्र में कम था, इसलिए मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार की संपूर्ण शक्ति सौंप दी गई और अब नवाब नाम मात्र का शासक रह गया। इस तरह कंपनी ने प्रशासन पर भी अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये बेसिक था द्वैध शासन का कि कैसे क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन को थोपा गया। ठीक है, अब हम द्वैध शासन के दोष जानेंगे। आखिर द्वैध शासन जो लगाया गया उससे हमें क्या क्या दोष देखने को मिले। ठीक है, तो द्वैध शासन के जो दोष थे, तो रॉबर्ट क्लाइव को एक कुशल सेनापति के साथ साथ अच्छा प्रशासक और सफल कूटनीतिज्ञ भी माना जाता था। उसने द्वैध शासन की स्थापना कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी शक्ति को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। रॉबर्ट क्लाइव एक कुशल सेनापति के साथ साथ अच्छा प्रशासक और सफल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने द्वैध शासन की स्थापना कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी शक्ति को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इस शासन प्रबंध से कंपनी की आय में 30 लाख पाउंड की वृद्धि की गई। कंपनी की आय में 80 लाख पाउंड की वृद्धि हो गई। किंतु इस व्यवस्था के लागू होने के कुछ दिनों बाद ही इसमें अनेक प्रकार के दोष समाहित होने लगे। व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो द्वैध शासन का प्रबंध पूर्ण रूप से असफल रहा तथा इसके परिणाम बहुत बुरे निकले और एक और प्रशासन का पूरा दायित्व उठाने में नवाब असमर्थ था, क्योंकि एक तो वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर था और दूसरे कंपनी का उस पर नियंत्रण था, जबकि दूसरी ओर अंग्रेजी कंपनी के हाथों में शक्ति थी तो उसके पास प्रशासन का कोई दायित्व नहीं था। कंपनी ने अधिक से अधिक धन की उगाही को ही अपना लक्ष्य निर्धारित किया। प्रशासन ठीक चल रहा है या नहीं, इस बात की ओर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं था। प्रशासन के प्रति नवाब और कंपनी की इस उपेक्षा का शिकार जनता को होना पड़ा। नवाब की शक्ति सीमित होने के कारण कंपनी के जो अधिकारी थे
नवाब की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे। राजस्व वसूली के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त जमींदारों ने कृषकों का अमानवीय शोषण आरंभ कर दिया। इससे जनसाधारण की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। व्यापार की स्थिति भी बदतर हो गई। कंपनी के अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचारों का नकारात्मक प्रभाव बंगाल के उद्योग धंधों पर भी पड़ा। यहाँ का कुटीर उद्योग धीरे धीरे बंद हो गया और शिल्पियों ने या तो अन्य व्यवसाय अपना लिए या बेरोजगारी का जीवन जीने के लिए बाध्य हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों जो बंगाल की अर्थव्यवस्था थी, इस शासन के लगने से वहाँ की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। वहाँ के जो व्यवसायी थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ, किसान थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ, कुटीर उद्योग थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ, छोटे मझोले जो उद्योग थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ। तो द्वैत शासन को जो लॉर्ड क्लाइव द्वारा जो थोपा गया, उसके काफ़ी दोष बंगाल के सामने दिखाई दिए। ये था दोस्तों द्वैत शासन के दोष। अब हम चर्चा करेंगे द्वैत शासन का अंत कैसे हुआ, किसने किया और कब हुआ। क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रबंध की स्थापना को इसलिए महत्व दिया था क्योंकि उस समय बंगाल जैसे विशाल प्रांत का संपूर्ण शासन प्रबंध अपने हाथों में लेने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त अधिकारी नहीं थे। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। द्वैत शासन की समाप्ति का आधार हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था के दोषों के निराकरण को बताया। उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायब दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदमुक्त कर दिया तथा शासन का संपूर्ण दायित्व अपने हाथों में ले लिया। हेस्टिंग्स ने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना कर दी। हेस्टिंग्स ने कलेक्टरों के स्थान पर अंग्रेजी समार्ताओं की नियुक्ति की गई। हेस्टिंग्स द्वारा हेस्टिंग्स ने बंगाल के नवाब को शासन कार्य से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया तथा उसके लिए 16 लाख रुपए वार्षिक की पेंशन निश्चित कर दी। तो इसके माध्यम से दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इस द्वैत शासन का अंत कर दिया। उन्होंने देखा कि कैसे इस द्वैत शासन के जरिए से काफ़ी उद्योगों पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जो व्यवसायी हैं उनको भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और तो इस दोषों के निराकरण को उन्होंने द्वैत शासन के अंत के लिए एक अच्छा समय बताया। तो ये था द्वैत शासन का अंत जो कि 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। ठीक है, 1773 ईस्वी में जब द्वैत शासन का अंत हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, भारत की तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसियों का शासन भार उसके हाथों में सौंप दिया गया। 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इस तरह से बंगाल भारत में ब्रिटिश राजनीति का केंद्र बन गया और कंपनी ने यहीं से अपने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया शुरू की। तो ये दोस्तों एक मेरी तरफ से एक प्रयास था कि इस
सेशन के माध्यम से आपके जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे द्वैत शासन से संबंधित, और आप अगर किसी भी एग्जाम से बैठते हैं तो आपको इस सेशन के माध्यम से कोई भी समस्या नहीं आएगी, ऐसा मेरा एक प्रयास है। तो दोस्तों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर। तो थैंक्स, लेट्स क्रैक इट।